कल्पना कीजिए कि गर्मियों की एक शाम आप सुकून की तलाश में किसी ऐतिहासिक तालाब के किनारे जाते हैं। हाँ, जहाँ ठंडी हवा चल रही हो। बिल्कुल, लेकिन ठंडी हवा के बजाय आपको वहाँ जानवरों के कंकाल और एक बहुत ही असहनीय बदबू का सामना करना पड़े। बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है ना? और मतलब ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज के मसानिया तालाब की बिल्कुल असली सच्चाई है। इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और थोड़ी परेशान करने वाली रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। जो कि सागवाड़ा नगर के इस ऐतिहासिक मसानिया तालाब के बारे में है। सही कहा। हमारे पास आज एकता समाचार की एक बहुत ही विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट है और मतलब ये रिपोर्ट सिर्फ इस तालाब के सौंदर्यीकरण के दावों की पोल नहीं खोलती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे लाखों के बजट के बावजूद एक सांस्कृतिक स्थल कूड़ेदान में बदल जाता है। और एक स्वास्थ्य संकट में भी। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रशासन की लापरवाही कैसे काम करती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये जो पतन हुआ है ना, इसके पीछे का कारण क्या है। प्रशासन और बजट की बात करने से पहले मैं इस जगह की अहमियत पर बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि बिना इतिहास जाने हम आज की बर्बादी को नहीं समझ सकते। एकदम सही। तो रिपोर्ट बताती है कि ये मसानिया तालाब कोई आम पानी का गड्ढा नहीं है। इसे सागवाड़ा नगर में गमलेश्वर और लोहारिया तालाबों के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये एक प्रमुख धरोहर है वहाँ की। हाँ, एक बहुत बड़ी धरोहर। और देखिए, ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि आस्था का केंद्र है। साल भर यहाँ अलग अलग समाजों के धार्मिक आयोजन होते हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज और जैन समाज के आयोजन। बिल्कुल। मुस्लिम समाज द्वारा ताजियों को ठंडा करने की अहम रस्म यही होती है, और जैन समाज का जो रथ मिलन कार्यक्रम होता है ना, वो भी सब यही होता है। इतनी बड़ी सांस्कृतिक अहमियत होने के बावजूद आज इसके घाट और सीढ़ियां गंदगी के ढेर में बदल चुके हैं। आभूषण लिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये तुलना बहुत सटीक है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जब कोई स्थान इतने सारे समुदायों की इतनी गहरी आस्था से जुड़ा है, तो उसका इस हद तक पतन कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ सफाई का मुद्दा है या मतलब सांस्कृतिक संवेदनशीलता की कमी है? देखिए, ये सिर्फ सफाई का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी जगह की भौतिक पतन की बात करते हैं ना, तो वो सीधे तौर पर समुदाय की आस्था पर प्रहार करता है। मतलब लोग धीरे धीरे वहां जाना कम कर देते हैं। हाँ, जब धार्मिक आयोजनों वाली जगह पर गंदगी पसरती है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं रह जाती, ये समाज के उस पूरे सांस्कृतिक ताने बाने की अनदेखी बन जाती है। लेकिन लोग खुद क्यों नहीं कुछ करते? क्योंकि इसे हम एक तरह से शिफ्टिंग बेसलाइंस कहते हैं। मतलब शुरुआत में जब थोड़ी सी गंदगी होती है और प्रशासन ध्यान नहीं देता, तो लोगों की उम्मीदें कम होने लगती हैं। अच्छा, तो वो उस गंदगी के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब प्रशासन किसी जगह की देखभाल करना बंद कर देता है, तो वो अनजाने में ये संदेश देता है कि इस जगह की कोई कीमत नहीं है। ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है। लेकिन एकता समाचार की रिपोर्ट जो जमीनी हकीकत दिखा रही है, वो सिर्फ निराश करने वाली नहीं है, वो सीधे तौर पर खतरनाक है। हाँ, रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत गंभीर स्वास्थ्य खतरे की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार तालाब के किनारों पर सबसे डरावना दृश्य मृत जानवरों के अवशेषों का है। मतलब सीढ़ियों पर लावारिस पशुओं के कंकाल पड़े हैं और उन्हें आवारा कुत्ते नोचते रहते हैं। हाँ, मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे ये कोई टिक टिक करता हुआ बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब ही है ना? मतलब पूरे क्षेत्र में भयंकर बदबू फैली हुई है। ये केवल खराब रख रखाव का मामला तो नहीं लगता मुझे। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। और सबसे बड़ी बात, आने वाला समय बरसात का है, मानसून सर पर है। जब आवारा कुत्ते और कंकाल सार्वजनिक सीढ़ियों पर हो, तो क्या ये सीधे तौर पर महामारी को निमंत्रण देना नहीं है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो ये एक सक्रिय बायो हजार्ड है। मतलब मृत जानवरों के सड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे खतरनाक पैथोजेंस के लिए एकदम अनुकूल माहौल बनाती है। बाप रे। हाँ, और जब आवारा कुत्ते इन कंकालों को नोचते हैं, तो वो केवल खाना नहीं खा रहे होते, वे इन बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। मतलब वही कुत्ते फिर रिहायशी इलाकों में जाएंगे। बिल्कुल, वो बच्चों के आसपास घूमेंगे। इसे हम जूलॉजी में जूनोटिक स्पिलओवर का खतरा कहते हैं,
जानवरों से बीमारियों का इंसानों तक पहुंचना। और बारिश आने पर तो ये स्थिति और भी भयानक हो जाएगी ना? हाँ, क्योंकि बारिश का पानी इस सारे जैविक कचरे को, ये जो कंकाल और सड़ान है, इसे सीधे तालाब के पानी में मिला देगा। और वो पानी शायद ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता होगा। बिल्कुल, एकदम सही। तो ठहरा हुआ पानी और उसमें भारी मात्रा में जैविक प्रदूषण, ये मतलब हैजा, टाइफॉइड और गंभीर डायरिया जैसी जलजनित महामारियों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ये तो एक रातों रात पैदा होने वाली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लग रही है। हाँ, जिसे प्रशासन केवल एक सफाई अभियान का काम मानकर टाल रहा है। ये भयानक है। इस भयानक जमीनी हकीकत को जानने के बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या इसके लिए कभी कोई बजट या योजना थी ही नहीं? यहीं से हम इस पूरी समस्या के जड़ में प्रवेश करते हैं, प्रशासनिक लालफीताशाही। हाँ, क्योंकि एकता समाचार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इस सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित किया गया था। लाखों रुपए? और जमीन पर काम क्या हुआ है? वही तो। रिपोर्ट के अनुसार तालाब के किनारे घूमने फिरने का क्षेत्र आधा अधूरा पड़ा है। मतलब आधी अधूरी लोहे की रेलिंग लगा दी गई है। और पैदल चलने का रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। न तो वहाँ रोशनी का कोई इंतजाम है और न ही बैठने के लिए कुर्सियां हैं। सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। रिपोर्ट में एक और जानकारी है। इस काम का एक बड़ा हिस्सा पूर्व भाजपा विधायक अनीता कटारा के कार्यकाल में पूरा हुआ था। हाँ, अब देखिए, यहाँ हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस वो बता रहे हैं जो स्रोत में है। बिल्कुल, हम एकदम निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट के तथ्य रख रहे हैं। तो तथ्य ये है कि उनके बाद बचा हुआ काम फाइलों में ही उलझ कर रह गया, और इसी वजह से स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। होना भी चाहिए। विकास के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति हुई है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई एक शानदार सड़क बनाना शुरू करे, लाखों रुपए लगाए और सड़क बीच नदी में जाकर अचानक खत्म हो जाए। हाँ, जहाँ उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी नहीं है कि जब सत्ता या कार्यकाल बदलता है तो पुराने प्रोजेक्ट्स फाइलों के मकड़ जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं? देखिए, ये एक पैटर्न है जिसे पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। मैं इसे एक रिले रेस की तरह देखता हूँ। रिले रेस? वो कैसे? मतलब एक धावक दौड़कर आता है, अपना काम पूरा करता है, लेकिन दूसरा धावक उससे बैटन लेने से इनकार कर देता है। अच्छा, क्योंकि उसे लगता है कि काम तो पहले वाले का था। बिल्कुल। सिस्टम ऐसा है कि नए जनप्रतिनिधि या अधिकारी अपने खुद के प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। पुराने काम को पूरा करने में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो इसलिए फाइलें अटक जाती हैं। हाँ, फंड के जो अगले हिस्से होते हैं उन्हें आपत्तियों का हवाला देकर रोक दिया जाता है। और आधा अधूरा काम न केवल पैसे की बर्बादी है, बल्कि ये जनता के विश्वास को भी पूरी तरह तोड़ देता है। ये तो आम जनता के पैसे का सीधा सीधा नुकसान है ना? एकदम। कागजों में विकास पूरा हो चुका होता है, फंड का इस्तेमाल दिखा दिया जाता है, लेकिन जमीन पर वो एक बेकार ढांचा होता है। और यही वजह है कि एकता समाचार की ये रिपोर्ट इतनी जरूरी है। ये नगर पालिका प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी या वेकअप कॉल है। बिल्कुल। स्थानीय पत्रकारिता की ताकत ही यही है, वो इन खोखले दावों को सामने लाती है। हाँ, क्योंकि ये केवल एक तालाब की सफाई का मुद्दा नहीं बचा है, ये प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सीधा मामला है। और प्रशासन अब ये बहाना नहीं बना सकता कि उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं थी। अगर मॉनसून से पहले वहां सफाई नहीं हुई तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो श्रोताओं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास के ऐतिहासिक स्थल केवल ईंट पत्थर नहीं होते। वो हमारे समाज के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जीवन का आईना होते हैं। हाँ, जब प्रशासन आंखें मूंद लेता है तो ऐसी जागरूकता ही बदलाव का रास्ता बनती है। आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात होगी। जब किसी शहर की ऐतिहासिक पहचान को लापरवाही के कारण धीरे धीरे नष्ट होने दिया जाता है, तो क्या हम केवल एक स्थान खोते हैं या उस शहर की साझा स्मृतियों और भविष्य की पीढ़ियों की विरासत का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं? इस विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।